Everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So I am finally making this video. मैंने ये कल बना के पोस्ट करनी थी, लेकिन yesterday I wasn't actually feeling really well. So इसलिए मैंने नहीं बनाई, वरना प्लान मेरा यही था कि मैं कल बना के कल ही पोस्ट कर दूं, लेकिन नहीं हो सका. So I am making it today. So let's get started. फिज़िक्स का पेपर है फ्राइडे को. सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि MCQs किस टाइप के होंगे, सब्जेक्टिव किस तरह का होगा. तो अगेन MCQs में 17 क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह केमिस्ट्री के पेपर में थे 17, उसी तरह फ़िज़िक्स में भी होंगे. और मेजॉरिटी उसमें से या तो थ्योरी बेस्ड आ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. और न्यूमेरिकल्स के जो है फार्मूलाज वो आपको पेपर के एंड पे इस जगह पे गिवन होंगे. जिस तरह केमिस्ट्री के पेपर में आपको पीरियोडिक टेबल गिवन था, उसी तरह इसमें आपको सारे फार्मूलाज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में गिवन होंगे. इवन दो मॉडल पेपर में उन्होंने नहीं दिखाया कि गिवन है, लेकिन गिवन होंगे, इतनी श्योरिटी है हमें. हमारी टीचर्स वगैरह ने सब ने कहा हुआ है कि हैं. और जो हमारे पिछले सीनियर्स थे उन्होंने भी बताया था कि फ़िज़िक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में जो है फार्मूलाज गिवन थे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन विच इज़ MCQ. और वो है कि कौन सी डायमेंशनली कौन सी क्वांटिटीज़ सिमिलर हैं. फिर उसके बाद जिनकी डायमेंशन सेम हो वो दो लिखनी है. और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम वर्क किस में हो रहा है. ये सारे देखें, ये सारे थ्योरी बेस्ड हैं. उसके बाद एक हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया. न्यूमेरिकल अगेन इजी वाला होता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट्स इट. और उसके बाद आप लोग यहाँ पे यूनिट्स ज़रूर देखें. इवन दो लेंथ का SI यूनिट मीटर है, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 20 मिनट्स दिया हुआ है, वहाँ पे आर दिया हुआ है, तो 20 मिनट्स को आर में चेंज करना है बस. 45 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना. इसी तरह फिर हमारे पास एक और आ जाता है वेव वाला. अगेन न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल का बस फार्मूला लगाना है, सॉल्व करना है. और उसके बाद फिर वेव्स वाला है, ये वेव्स वाला चैप्टर से आया हुआ है. उसके बाद हमारे पास अगेन स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला चैप्टर नंबर आई गेस 7 चैप्टर से ये आया हुआ है. और फिर उसके बाद साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये चैप्टर नंबर 11 या 12 से आया है. और अगेन ये हमारे पास सारे जो हैं थ्योरी बेस्ड हैं अगेन. उसके बाद फिर ये हमारे पास फिर एक न्यूमेरिकल है, फिर से थ्योरी है, फिर न्यूमेरिकल है. मतलब इस तरह वो मिक्स एंड मैच पूछेंगे. ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएँ या ज़्यादा थ्योरी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूमेरिकल एक भी ना आए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि थ्योरी का एक भी ना आए और न्यूमेरिकल आए सारे. सो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों आएंगे इस ऑब्जेक्टिव में, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो आप लोगों ने ऑप्शन पे न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ने. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास है. इसमें अगेन आपने देख लें, यहाँ पे 14 क्वेश्चंस करने हैं. 14 में आपको मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं. डायमेंशन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सीरियसली इतना नहीं लेते हम, क्योंकि चैप्टर 1 से है, लेकिन ये बहुत आया हुआ है. MCQs में भी आता है और शॉर्ट्स में भी आता है. लॉन्ग में इतने चांसेस नहीं होते, शॉर्ट्स और MCQs में ज़्यादा आ सकते हैं. फिर क्रॉस प्रोडक्ट वाला आया हुआ है क्वेश्चन, वेक्टर्स वाला आया हुआ है, विच इज़ अगेन चैप्टर नंबर 3 आई गेस. और उसके बाद फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस आया हुआ है. इन दो का डिफरेंस आ सकता है. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के आपस में सॉलिड के आपस में डिफ्रेंसीशन वाले क्वेश्चंस ही आ सकते हैं. और यहाँ पे ग्लूऑन्स का दिया हुआ है और फोटॉन्स का दिया हुआ है. ये चैप्टर 14 से आया है, जिसको बिल्कुल कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन उसमें से ग्लूऑन्स फोटॉन्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट हैं. इसकी डिफ्रेंसीशन भी आ सकती है, और इसके 3 मार्क्स के लिए इसके करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी लिखना भी आ सकता है. फिर हमारे पास जो है ना सेस्मोमीटर आया हुआ है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आया हुआ है चैप्टर 3 से. उसके बाद फिर हमारे पास है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें भी इस तरह के दो टाइप्स होना किसी चीज़ में, जैसे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. इन तरह की चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन इजीली क्वेश्चन बन सकता है. तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखा करें, क्योंकि वो आ सकता है डिफ्रेंसिएशन के लिए. स्टेडी फ्लो इज़ डिफरेंट फ्रॉम टर्बुलेंट फ्लो. अगेन एक दो चीज़ें दी हुई हैं उन बुक में, तो उसके डिफरेंस पूछ लिया इन्होंने पेपर में डायरेक्टली. फिर इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ऑन इट्स रेजिस्टेंस, ये अगर आपने चैप्टर नंबर 11 और 12 किया हुआ है तो आपको आएगा. फिर रेडियस इज़ मेजर्ड स्क्रू गेज से. और उसके बाद आपको अनसर्टिनिटी वाला आई गेस ये क्वेश्चन है,
सरफेस एरिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, विच वन ऑफ द टू रिजल्ट्स विल बी मोर एक्यूरेट। यस, अनसर्टेनिटी से आई गेस ये क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद फिर हमसे पूछा हुआ है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, ये मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बुक में जब अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊंगी तो अगेन बता दूंगी, नॉट अ बिग डील। फिर हमारे पास आई हुई है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्नोट साइकिल वगैरह भी है, हीट इंजन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर हमारे पास आ जाता है आइडियल लिक्विड वाला, डायमीटर दिया हुआ है, वे हाई प्रेशर किधर है। और अच्छा, बर्नौली की जो इक्वेशन है ना, एक तो वो डेरिवेशन के लिए आ सकता है इन लॉन्ग, लेकिन इन शॉर्ट बर्नौली की जो है ना एप्लीकेशंस आती हैं कि ये ऐसे है तो ये किस तरह से बर्नौली इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, या किस तरह से बर्नौली की इक्वेशन इस पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इसी तरह अप्लाई होने के चांसेस हैं कि एप्लीकेशन आए उसकी। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, और मैग्नेटिक फ्लक्स और वेक्टर एरिया का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मीडियम। वेव्स से देखिए आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वेव्स से आया हुआ है। और ये अगेन ये फिर वेव्स से आया हुआ है, चैप्टर क्वेश्चन 9 भी वेव्स से आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास LDR वाला है, LDR इम्पोर्टेंट है, इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन अगेन पूछा हुआ है, तो एप्लीकेशंस आती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया है डिफाइन रेडियन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दो की डेफिनेशन लिखनी है। 1.5 मार्क का ये है। और मॉडल पेपर बहुत आसान है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली सॉल्व हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि ये अगेन एक न्यूमेरिकल है, और उसके ऑप्शन में जो है ना आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं करना तो थ्योरी बेस्ड कर लें। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि एक साइड पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरी साइड पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल हर हालत में, और फिर आपको न्यूमेरिकली चूज़ करना पड़ता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एक तरफ न्यूमेरिकल है तो दूसरी तरफ थ्योरी होगी, तो मैं तो करके ही नहीं जाती, चलो न्यूमेरिकल्स तो मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चूज़ कर लूँगी। ये नहीं है ज़रूरी, क्योंकि दोनों साइड्स पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, हाउ कैन यू यूज़ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट देम। अगेन मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चंस 11 और 12 चैप्टर से आए हुए हैं। और फिर 2 स्फेयर्स का दिया हुआ है, हैव सेम मासेस, रेडियस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, विच वन विल रिक्वायर मोर टॉर्क। ये हमारे पास आया हुआ है चैप्टर नंबर 6 से, जहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाला जो टॉपिक है ना उधर से आया है। फिर हमारे पास आ जाता है डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगेन ये दो टॉपिक साइड बाय साइड दिए हुए थे, तो इनके क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह आए हुए हैं, डिफ्रेंसिएशन वाले आए हुए हैं। स्टेट द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इन विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक वगैरह जो हमने पढ़े हैं, वो वाले जो सारे सिस्टम्स हैं उसमें से बताना है कि किस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। 3-4 लाइनों में सिर्फ आपने बताना है वो प्रोसेस, और उस प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट है वो बता दें। उसके बाद फिर हमारे पास पोलराइजेशन वाले टॉपिक से आया हुआ है। और एक ये वाला जो क्वेश्चन आया है, वाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे, ये हमारे पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन बॉक्स है, उससे आया है। फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग्स में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वाला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर उसमें आया हुआ है, हर प्री बोर्ड सेंड अप के एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। अगर आप इसकी एक बार डेरिवेशन कर लें तो आप बहुत ईजीली पेपर में कर सकते हैं। अगेन इसके ऑप्शन में यहाँ पे देखें, अगर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल, डिराइव द रिलेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। अभी मैंने 2-3 मिनट पहले कहा है, कार्नोट साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूरा चैप्टर जो है ना हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वाला, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, किसी सूरत ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है आप छोड़ सकते हैं अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो से अभी आप स्टार्ट करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल फ़िज़िक्स को टच नहीं किया, तो अभी वो टच कर रहे हैं और उसमें से उनको स्पेसिफिक चैप्टर्स के नाम चाहिए।
तो उनके लिए भी मैं बता दूंगी, लेकिन मेरी मेजॉरिटी बच्चों को यही है कि वो पूरी बुक करें, सारे चैप्टर्स करें, कुछ भी ना छोड़ें। हाँ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो मैं बता दूंगी, लेकिन छोड़ें मत कुछ। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना छोड़ें, रिस्क है, फेडरल बोर्ड कहीं से कुछ भी दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंगुलर मोमेंटम एल इज़ कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप लोग अगर यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन अगेन चैप्टर 3 से आया है। चैप्टर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सॉरी चैप्टर 4 से आया है आई थिंक। ये एक सेकेंड में देखूँ चैप्टर नेम्स। यस, चैप्टर 4 से आया है। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी और ऐसे ही बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपोजिशन में इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रूव दैट वोल्ट मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन कूलम। तो ये आपने करना है। अगेन ये आगे वाले चैप्टर से आया हुआ है 10, 11, 12 से। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ मेंट बाय क्वार्क, एक्सप्लेन द क्वार्क फैमिली ऑफ पार्टिकल। चैप्टर 14 को कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन चैप्टर 14 से यहाँ पे क्वार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो इग्नोर नहीं करना। अभी आप लोग ना चैप्टर 13, 14, आप लोग तो नहीं, हम सभी चैप्टर 13 और 14 को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, क्योंकि चैप्टर 7 को हम कहते हैं 7 पेजेस का है, उसमें क्या ही पढ़ना है, और चैप्टर 14 हमें बोरिंग लगता है। तो अब अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन 5 आया है चैप्टर 13 से, क्वार्क वाला, और उसके ऑपोजिट क्वेश्चन आया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच इज़ चैप्टर नंबर 13, और ये वाला 14। तो 14 और 13 एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं। अब खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपने 13 और 14 दोनों छोड़े हुए, कि भाई अगर 13 का क्वेश्चन आया तो उसके साथ जो भी होगा वो कर लूँगी, या अगर 14 आया तो उसके साथ जो होगा वो कर लूँगी, ये दोनों एक साथ आ गए, अब आप क्या करेंगे? तो ये नहीं छोड़ना, कुछ भी ना छोड़ें। किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल लॉन्ग में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किरचॉफ लॉ इज़ सो इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसके न्यूमेरिकल्स स्पेशली। न्यूमेरिकल्स एक तो आता ही है, लॉन्ग में एक न्यूमेरिकल आना किरचॉफ का मस्ट होता है, हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में, हर स्कूल के पेपर में, एपीएस के प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, हर चीज़ में किरचॉफ का ये न्यूमेरिकल एक ज़रूर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बहुत प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को इतनी प्रैक्टिस हो कि जैसी पेपर है तो आप लोग किरचॉफ वाला कर लें, वो ईजी होगा। या फिर इसके ऑपोजिट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, चैप्टर 3 से आया हुआ है। चैप्टर 3 से लॉन्चिंग स्पीड पूछी हुई है, हाइट पूछी हुई है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई है। चैप्टर 3 से है या 4 से? 4 से है ये, अगेन चैप्टर 4 से है। हाइट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जिस चैप्टर में ना, उधर से आया है। प्रोजेक्टाइल आई गेस 3 में ही है। यस, चैप्टर 3 से आया है, तो चैप्टर 3 से आया हुआ है। अच्छा, इसमें सारे वो दिए हुए होंगे फार्मूलाज, तो वो इजी हो जाता है फिर सॉल्व करना। तो ये था सारा पेपर। सबसे पहले हमने पेपर देखा है, अभी हम आते हैं बुक की तरफ, और इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 में जो है ना, बस डायमेंशंस पढ़ लें। वेक्टर्स ठीक है, ओके है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाले पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं थोड़े। मतलब अगर आपने छोड़ना है, अगर आप पहली बार बिल्कुल फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि 3 मस्ट करना है, 4 मस्ट करना है, उसके बाद 6 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 10, 11, 12 और 13 कर लें। मतलब आपको अगर छोड़ना है तो आप 1 छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ सकते हैं, 5 छोड़ सकते हैं, 7 छोड़ सकते हैं, और दैट्स इट। मैं इतने ज़्यादा नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि मेरे दिल को कुछ हो रहा है ये बोलते हुए कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आई नो कि फेडरल बोर्ड कहीं से कुछ भी दे सकता है। आप सबको भी पता है, अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं तो ये रिस्क पहले तो ले ही मत छोड़ने वाला। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर ये चैप्टर्स एटलीस्ट कर लें। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये नहीं छोड़ें, कि अगर 13, 14 में से खुदा ना खास्ता ऑप्शन आ जाती है तो फिर 14 को छोड़ देना, फिर ये हो सकता है। अच्छा, अब वो बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है लेकिन उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा फोकस करें, जिन्होंने चैप्टर्स नहीं छोड़ने, और मैं ख़ुद आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी चैप्टर्स ना छोड़ें। तो उस पर आ जाते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस में वो आपको एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस की ये होमोजेनिटी और टू प्रूव पॉसिबल फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस के बारे में एक छोटा आ सकता है क्वेश्चन,
लेकिन मेजॉरिटी जो क्वेश्चन डायमेंशन के बारे में आ सकते हैं वो ये है कि वो आपको बोलें जैसे टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करें, जैसे मास की डायमेंशन तो खैर इजी है, टाइम पीरियड की डायमेंशन एनालिसिस करें तो वो आपने करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेजॉरिटी केसेस में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनसर्टेनिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स आपने अच्छे से समझने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं और न्यूमेरिकल्स में इसकी एप्लीकेशन आती है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको इसको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो ये आपने सिर्फ इस चैप्टर में से बस ये 2 टॉपिक्स कर लें, एक ये डायमेंशन वाला और एक ये रूल्स वाला। रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटी इंपॉर्टेंट है। शुरू की ये जो हैं एस्टिमेशन वाले बस ठीक हैं, ओके, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आ सकते हैं, फेडरल बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये जो एक्सरसाइजेज है ना पूरी करनी है। क्वेश्चन 1 MCQ से लेके लास्ट न्यूमेरिकल तक सब करना है, क्योंकि कभी कभी फेडरल बोर्ड वाले हम पे मेहरबान हो जाते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं बुक से, और हमने तब खुद ही अक्लमंदी की होती है कि भाई ऐसे लो पेस्ट पेपर आएगा, हमने एक्सरसाइजेज नहीं की होती और हमें याद आ रहा होता है यार ये तो एक्सरसाइज में था क्वेश्चन लेकिन अब मैंने नहीं किया तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये केस होता है, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपके ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आ जाएँ। हो सकता है सेल्फ़ असेसमेंट्स आ जाएँ। सेल्फ़ असेसमेंट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज, इन तीनों को तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 2 में ये वेक्टर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें 9th में पढ़ा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बस। अब ये 7 पेजेस का चैप्टर है तो इसमें ऑब्वियसली एक ही टॉपिक मैं आपको कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 2 तो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 3, ये तो वैसे ही इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ तक इंक्लूडेड नहीं है। फ्री फॉल मोशन, ओके, शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से आती है प्रोजेक्टाइल की भारी। प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों। प्रोजेक्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 41 एंड 42, ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन का डिफ्रेंसिएशन आ सकता है शॉर्ट में। तो उसके बाद हमारे पास ये जो असली चीज़ है ना, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 43 पे। ये अगर आपने देखा कि मॉडल पेपर में भी आया हुआ था, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन बिफोर, मतलब कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला, तो वो आपने फिर यहाँ तक सॉल्व करना होगा। अगर ना लिखा हो ये तो फिर पूरा सॉल्व करना है, ये केसेस भी लिखने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन केसेस की ना इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है न्यूमेरिकल के फॉर्म में शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, पूरा का पूरा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी छोड़ने के लिए, इसकी तो एक एक वर्ड आपने ना करना है और इसका कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर आप रट्टा लगा भी लेंगे ना, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं और बहुत आते भी हैं, तो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर से। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वर्क एंड एनर्जी। वर्क तो आपको पता ही है, आसान है, बहुत आसान है, रीड करने तब भी आपको आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजर्वेटिव एंड इस पूरे चैप्टर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी की ये डेरिवेशन, बस ये आप रीड कर लें। काइनेटिक वर्क एंड एनर्जी थ्योरम जो है ये रीड कर लें। एफिशिएंसी कभी 100 नहीं होती इस चीज़ में, इधर यही बात लिखी हुई है। इन सबको रीड आपने सब करना है, लेकिन जो आपने प्रॉपर याद करने हैं वो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, दैट्स इट। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल। जो चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट कहे हैं उसमें से आपने एक लाइन, एक वर्ड, एक सेंटेंस कुछ भी नहीं छोड़ना, ये चैप्टर पूरा करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7, विच इज़ वेरी बोरिंग, पर्सनली आई डोंट लाइक इट। इसमें आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड पढ़ने, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद फिर ये तो मुझे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं लगता, और अगर आ भी जाए तो स्किप कराएँ, ये बहुत बोरिंग है, ये भी छोड़ दें। डिफॉर्मेशन एंड सॉलिड भी छोड़ दें। स्ट्रेस और स्ट्रेन से अगेन आपने पढ़ना शुरू कर देना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना है, और उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद आपके पास ये यहाँ पे सारे जो फार्मूलाज हैं वो करने हैं, और उसके बाद आपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी करना है, एंड ये सारे फार्मूलाज जो हैं मतलब। और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, ये वाला, ये लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए एक्चुअली।
उसके बाद फिर हमारे पास ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लें क्योंकि आपको जहाँ पे इतने बहुत फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। पीछे का जितना भी है मटेरियल मैंने आपको बताया वो छोड़ दें बेशक, वो मतलब रीड कर लें, कम्प्लीटली ना छोड़ देना आप कि आ जाए कल को तो मसला ना हो जाए, फिर रीड कर लेना लेकिन फोकस इन पे करना जो मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 8 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स A to Z बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, एक लाइन भी नहीं छोड़नी। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो साइड बॉक्सेस हैं, इंफॉर्मेशन बॉक्सेस हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो नहीं छोड़ने, पूरे कम्प्लीटली करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9 वेव्स भी नहीं छोड़ने, वेव्स कम्प्लीटली करने। डॉपलर इफ़ेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है शॉर्ट में और ये आ सकता है लॉन्ग में, क्योंकि इसके ये केसेस दिए हुए हैं, इसके में 4 केसेस हैं। तो ये आ सकता है कि लॉन्ग में आप डिफ़ाइन करें डॉपलर इफ़ेक्ट और उसके 4 केसेस को एक्सप्लेन करें, तो बहुत अच्छा लॉन्ग बन सकता है इससे। उसके बाद हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशंस आ सकती हैं डॉपलर इफ़ेक्ट की इन सेक्शन B और सी में आई डोंट थिंक आएगा, वरना बन तो सकता है सी का क्वेश्चन, लेकिन आएगा नहीं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये सारा रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है। रट्टा बेस्ड क्वेश्चन ज़रा कम ही आते हैं सेक्शन सी में। तो यहाँ पे जो है ना डॉपलर इफ़ेक्ट के सारे आपने अच्छे से याद करने। ये हो सकता है कि वो आपको सेक्शन B में दे दें कि राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट, या फिर वो आपसे स्पेसिफिक किसी एक के बारे में पूछ के बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। तो आपने ये नहीं करना कि ये ऊपर वाले 3 याद कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, क्योंकि वो यही कहेंगे कि राइट एनी 3 तो मैं 3 लिख लूँगी। हो सकता है आप ये 3 याद करके जाएँ, वो आपसे इसके बारे में पूछे कि इसमें डॉपलर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है या क्या रोल है डॉपलर इफ़ेक्ट का इसमें, तो वो बताएं। तो फिर आपने वो एक्सप्लेन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली दिस एप्लीकेशन, बाकी आप फिर कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा, इसमें ये जो कार्डियक डिजीज़ वाला डॉपलर इफ़ेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अगेन मैंने कहा ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट सेक्शन C के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टेशनरी वेव्स जो है ना, ये स्टेशनरी वेव्स जब पेज नंबर 163 पे ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग सेक्शन C का, यहाँ से लेके ये आगे यहाँ तक जा रहा है यहाँ तक, तो ये लॉन्ग में आ सकता है। ये जितने भी इसके भी अगेन केसेस हैं, 4 केसेस हैं, तो 4 मार्क्स इसके हो सकते हैं और डेफिनेशन लिखने के 2 मार्क्स, तो अच्छा खासा 6 मार्क्स का लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास आ जाता है अगेन ये एयर कॉलम वाला भी लॉन्ग्स में आ सकता है, क्योंकि इसके भी 4 इस तरह के केसेस हैं। तो ये जो जिसके केसेस बहुत लंबे लंबे हैं तो वो याद करने हैं। पोलराइजेशन आ सकती है इन शॉर्ट, लॉन्ग में नहीं आ सकती, आई डोंट थिंक सो। तो पोलराइजेशन का वो आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपसे SLO बेस्ड क्वेश्चन पूछें related to polarization. Diffraction is not that important, gravitational wave और इंटरफेरोमीटर इज़ नॉट इंक्लूडेड, वरना अगर इंक्लूडेड होते तो इंटरफेरोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है। अगेन अब आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, 9 पेजेस का है। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है और इसमें ये जो फैक्टर वाली बात लिखी हुई है, फैक्टर्स वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, वेक्टर्स वाली सॉरी, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है विच इज़ ऑन पेज नंबर 184 और ये एग्जाम्पल 10.1, ये लॉन्ग में पूरा न्यूमेरिकल इस तरह का कोई आ सकता है, या तो ये सेम एग्जैक्ट आ सकता है या फिर इसी तरह का आ सकता है। ये लॉन्ग वाला न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट में नहीं आता, ये बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा, और लॉन्ग है अच्छा खासा, तो ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग्स के लिहाज से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स के लिहाज से, फील्ड लाइन भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसके पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स जो गिवन है ये सेक्शन B में आ सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है ना आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो वो आ सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला अभी एक क्वेश्चन हमने रीड किया था, वो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ये आ सकता है पेपर में, और ये आया हुआ भी है मॉडल पेपर में, तो रिस्क ना लें, जो चीज़ मॉडल पेपर में आई है वो करके जाएँ। यहाँ तक इंक्लूडेड है। उसके बाद फेरो फ्लूइड्स अगेन इंक्लूडेड नहीं है। फेराडे केज का ये छोटा सा जो दिया हुआ है ना, ये शॉर्ट में आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी हमारे
प्री बोर्ड के क्वेश्चंस में भी ये आया था। 11 12 अगेन मैंने आपको कहा है हेड टू टो पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ये भी आया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो देखें इतना लंबा लंबा इसमें लिखा हुआ है, डेरिवेशंस, एक्सप्लेनेशन, तो ये बहुत इजीली लॉन्ग में आ सकता है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ आ सकता है लॉन्ग में, अगेन यहाँ तक कंटिन्यूड है तो बहुत इजीली लॉन्ग में आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलडीआर, ये एलडीआर की एप्लीकेशन आई हुई है, शॉर्ट में आई हुई है, और वो जो आंसर इन्होंने आपसे पूछा हुआ था वो यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे वो आंसर, वो उस क्वेश्चन का जो पेपर में आया हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। और चैप्टर 10 11 12 में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। किरचॉफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आ सकती है पेपर में लॉन्ग में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका है वो यही न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, इस किरचॉफ लॉ के बगैर पेपर नहीं बन सकता। अगर किसी भी क्लास के सिलेबस में किरचॉफ लॉ है, चाहे वो 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, ऐसा नहीं हो सकता कि किरचॉफ लॉ के बगैर पेपर बने। इससे हमारे पास एक MCQ आया हुआ था, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, इग्नोर कुछ नहीं करना, इससे MCQ आया हुआ था। और उसके बाद थर्मिस्टर है, इसके यूजेस हैं, कार्बन फाइबर्स इन कंक्रीट ब्रिज, हमें इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन प्री बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, फैराडे और ये सारी चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था चैप्टर 11, और ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मूविंग चार्ज, ये लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी ये जिसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद फिर एक और लॉन्ग में ये भी आ सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स है वो यहाँ तक सारा आ सकता है लॉन्ग के लिए। और फैराडे लॉ भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेंस लॉ इंपॉर्टेंट है, लेंस लॉ भी लॉन्ग में आ सकता है, कम्प्लीटली लेंस लॉ एक्सप्लेनेशन और उसकी हर चीज़ के साथ यहाँ तक आ सकता है। और फिर हमारे पास आ जाता है ये आया हुआ है शॉर्ट में, इसका प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट में, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको उसी से हो जाना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 11 एंड 12, और 11 12 तो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको तो छोड़ने का सोचना भी नहीं है। हमारे पास फिर आ जाता है रिलेटिविटी वाला चैप्टर, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस रीड कर लें। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का फ़र्क आ सकता है, डिफ्रेंसिएशन आ सकती है, 3 पॉइंट्स हर इस तरह के जो 2 टॉपिक्स होते हैं ना साथ साइड बाय साइड, जैसे इनर्शियल नॉन इनर्शियल, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इसमें ना 3 डिफरेंसेस आप अपने लिए बुक पे ही लिख लिया करें कि पेपर में अगर आए तो आपको याद हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें वो है स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस। ये अभी हमने देखा था कि आया हुआ है ये क्वेश्चन सामने, ये रहा, ये आया हुआ है लॉन्ग में, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग में आया हुआ है। और उसके बाद ये जो टाइम एज फोर्थ डायमेंशन जो है वो एक्सक्लूडेड है। और फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियन और अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रे दिया हुआ है, तो इन तीनों के भी अगर एक पॉइंट भी पूछ लें तो पेपर में आ सकता है शॉर्ट में ये आ सकते हैं। पार्टिकल डीके भी आ सकता है, ये आ सकते हैं सारे शॉर्ट में। लॉन्ग में जो मुझे लगता है ये अगेन मैटर एंटी मैटर फॉर्मेटिव है, ये पेज फॉर्मेटिव है, ये पेज फॉर्मेटिव है, ये पेज फॉर्मेटिव है। उसके बाद कॉर्क्स इंक्लूडेड हैं, कॉर्क्स क्योंकि लॉन्ग इससे बन सकता है, आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉर्क्स यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है कहीं जाके, तो इससे इजीली लॉन्ग बन सकता है। तो ये कॉर्क्स इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है लॉन्ग में। शॉर्ट्स में इन्होंने आपको पता है कि डिफ्रेंसिएशन पूछी हुई है फोटॉन्स और ग्लूऑन्स की, तो वो आपने करने हैं। ये जेड बोजॉन, डब्ल्यू बोजॉन, हिग्स बोजॉन, ये सारे करने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पेज अगेन फॉर्मेटिव है। और फिर उसके बाद हमारे पास पार्टिकल इनहेलेशन इंक्लूडेड है, इनहेलेशन ऑफ मैटर इनटू मैटर इंक्लूडेड है। पार्टिकल एक्सेलरेटर अगेन फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है, ये भी फॉर्मेटिव है। और बस दैट्स इट। अभी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हर चीज़ बता दी है। सो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और जब आप लोग का पेपर हो जाए तो मेक श्योर कि आप मुझे आएँ और बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ।
आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आपने न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी, एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल्स इसी तरह के आते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और अभी भी आपके पास 2 दिन हैं। आज अगर ट्यूसडे है तो कल आपके पास वेंसडे और थर्सडे है, और अभी भी आधा दिन है। तो यू हैव ऑलमोस्ट 2.5 days, यू कैन स्टिल डू अ लॉट। तो अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। You have 2.5 days, they are more than enough. So go and study now, और give it your 100%। इस मोटिवेशन से पढ़ें कि अगर आप अच्छा सा पेपर दे देंगे तो फिर आपको इस बुक का एटलीस्ट दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, ना दोबारा इससे पढ़ना पड़ेगा। सो येस, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस वाला अपलोड करती हूँ स्टोरी, जिसमें मुझे सब अपने मसले बता रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, वो मुझे वहाँ बता देते हैं, तो मैं 1 to 1 वहीं आंसर कर देती हूँ। यूट्यूब पे जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको वेट करना पड़ता है वीडियो आने का, या मैं कमेंट्स जब देखती हूँ तो तब रिप्लाई करती हूँ। तो आप सब भी मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो करें, ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन और ईजी हो जाए। सो डीएम्स में मैं रिप्लाई नहीं करती, स्टोरी पे रिप्लाई मैं कर देती हूँ। सो या दैट वाज इट। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।